हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए सेकंड पार्ट ऑफ फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी। तो आज मैं कुछ और एडिशनल कुछ फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी है वो है अपनी डिस्काउंट। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट होता है किसी भी माल को कम पैसों में बेचना, कम कीमत पर बेचना। तो जो ओरिजिनल प्राइस और कम कीमत के प्राइस का जो डिफरेंस होता है वो डिस्काउंट कहलाता है। सपोज कोई किसी भी माल की कीमत 500 रुपए है और उस माल को 400 रुपए में बेच दिया गया, तो 100 रुपए का गैप आता है, डिफरेंस है, वो मेरा डिस्काउंट कहलाता है। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट इज रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स इज कॉल्ड डिस्काउंट। डिस्काउंट जो है दो प्रकार की होती है, एक होती है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरी होती है कैश डिस्काउंट। पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट के बारे में। तो जनरली ट्रेड डिस्काउंट क्यों दी जाती है? ट्रेड डिस्काउंट इसलिए दी जाती है ताकि हमारे पास जो गुड्स है उसको अधिक से अधिक मात्रा में बेचा जा सके। कस्टमर को अट्रैक्ट जो करने के लिए डिस्काउंट दी जाती है उसको हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट इज द डिस्काउंट अलाउड टू ए कस्टमर ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ गुड्स परचेज। ट्रेड डिस्काउंट आर एन एक्सीलेंट टूल फॉर इंक्रीजिंग सेल्स, यानी कि सेल्स को बढ़ाने के लिए जो डिस्काउंट दी जाती है उसको हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। बूस्टिंग प्रॉफिटेबिलिटी, सेविंग मनी एंड मैनेजिंग इन्वेंट्री। ट्रेड डिस्काउंट का जो आपको इमेज दिखाई दे रहा है उसमें आप देख सकते हैं कि डिस्काउंट जो परचेस के टाइम पे दी जाती है, यानी कि जब हम माल बेच रहे हैं किसी को और सामने वाला माल परचेस कर रहा है, उस समय जो हम डिस्काउंट दे रहे हैं उस डिस्काउंट को हम ट्रेड डिस्काउंट बोलेंगे। अगर मैंने कोई माल, सपोज मैंने ही कोई अगर माल परचेज किया है, उसकी जनरल एंट्री में अपनी बुक्स में क्या करूंगा? सपोज एक 7200 रुपए का माल मैंने 6700 रुपए यानी कि 500 रुपए डिस्काउंट में परचेज किया, तो उसके लिए जनरल एंट्री होगी, मैं अपनी बुक से परचेज को डेबिट करूंगा पूरे 7200 रुपए से, क्योंकि मैं 500 रुपए सामने वाली पार्टी को कम दूंगा जो कि मेरे को डिस्काउंट मिला है। तो मेरी बुक से कैश या बैंक से कितना पैसा जाएगा? 6700 रुपए। और मेरे को 500 रुपए का जो फायदा हो वो होगा डिस्काउंट अकाउंट में। तो जनरल एंट्री हुई अपनी परचेज अकाउंट डेबिट, टू कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट, टू डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट। अगली टर्मिनोलॉजी है कैश डिस्काउंट। अब ये कैश डिस्काउंट क्यों दी जाती है? कैश डिस्काउंट दी जाती है ताकि मैं अपने कस्टमर से जल्दी पेमेंट ले सकूं, टाइम से पेमेंट ले सकूं। तो जल्दी पेमेंट लेने के लिए जो डिस्काउंट दी जाती है उसको हम कैश डिस्काउंट बोलते हैं। कैश डिस्काउंट इज द डिस्काउंट allowed to a customer for making prompt or timely payment। यदि मैंने ही सपोज कोई डिस्काउंट अलाउ की है, डिस्काउंट अलाउ की है अपनी सामने वाली पार्टी को, तो अगर सपोज मैंने कोई 30,000 रुपए का माल बेचा है और उसको 300 रुपए की डिस्काउंट दी है ताकि वो मेरे को जल्दी पे कर सके, तो मैं अपनी बुक्स में क्या एंट्री करूंगा? क्योंकि अब मेरे को पेमेंट 300 रुपए से कम आएगी, तो 30,000 माइनस 300 यानी कि 29,700 रुपए मेरे बैंक खाते में या मेरे को कैश आएगा। तो मैं एंट्री करूंगा कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट 29,700 रुपए, डिस्काउंट अलाउड जो कि मेरे को अब खर्चा बुक करना पड़ेगा अपनी बुक्स में, उसको करूंगा डेबिट 300 रुपए, और टू डेटर्स अकाउंट 30,000 रुपए। ये थी मेरी जनरल एंट्री कैश डिस्काउंट के लिए। अगली टर्मिनोलॉजी है इम्पोर्ट। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं इम्पोर्ट किसको बोलते हैं। अगर सपोज मैं अपने बिजनेस के लिए कोई भी माल अपनी कंट्री से बाहर से परचेस करता हूँ, यदि कोई भी माल मैं अपनी इंडिया को छोड़कर किसी भी कंट्री से परचेस करता हूँ, तो वो मेरे लिए क्या हुई? इम्पोर्ट हुई, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स हुआ। तो अगर कोई माल में अमेरिका, चाइना या किसी यूरोपियन कंट्री, अदर कंट्री से परचेस करता हूँ, तो मेरे लिए, मेरे बिजनेस के लिए इम्पोर्ट हुआ। इम्पोर्ट मीन्स गुड्स ब्रॉट इन टू द कंट्री फ्रॉम ए फॉरेन कंट्री फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। गवर्नमेंट लेवीज कस्टम ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। अब जीएसटी इम्प्लीमेंट होने के बाद इस पर आईजीएसटी भी चार्ज किया जाता है, यानी कि इम्पोर्ट ऑफ गुड्स पे आईजीएसटी लगता है। अगली टर्मिनोलॉजी है अपनी एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट जो है इम्पोर्ट का एकदम उल्टा होता है। अगर हम किसी कंट्री, बाहर की कंट्री से माल परचेज करते हैं तो वो होती है इम्पोर्ट। और अगर मैं किसी
बाहर की कंट्री को माल बेचता हूँ तो वो मेरे लिए कहलाता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मीन्स गुड्स सोल्ड outside the country. Goods sent out the country या sold outside the country is called export. अब एक्सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट हमें काफी सारे बेनिफिट भी देती है, जैसे कि ड्यूटी ड्रॉबैक या अदर स्कीम्स के थ्रू काफी सारे बेनिफिट भी मिलते हैं। क्योंकि क्यों हमें गवर्नमेंट बेनिफिट देती है? क्योंकि एक्सपोर्ट के केस में हम फॉरेन करेंसी इंडिया में लेकर आते हैं। फॉरेन करेंसी आने से क्या होता है, जितनी ज्यादा फॉरेन करेंसी किसी भी कंट्री के पास होती है उसकी इकोनॉमी उतनी ही ज्यादा मजबूत होती है। तो गवर्नमेंट इसलिए इंसेंटिव भी देती है। तो गवर्नमेंट गिव्स इंसेंटिव सच एज DEPB, यानी कि ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड। अगली टर्मिनोलॉजी है एंट्री। एंट्री क्या होती है? अगर सपोज मैंने कोई भी अपने बिजनेस में ट्रांजैक्शन किया तो मेरे को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड भी करना पड़ेगा, चाहे वो मैं अपनी खाता बही मैनुअल बना रहा हूँ या कंप्यूटराइज सिस्टम में हूँ। सपोज मैंने कोई परचेज की, उस बिल की जब मैं अपनी किताबों में एंट्री करूंगा तो उस रिकॉर्डिंग को मैं क्या बोलता हूँ? एंट्री बोलता हूँ। ए ट्रांजैक्शन एंड इवेंट व्हेन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज नोन एज एंट्री। अगला टर्मिनोलॉजी है वाउचर। अब जिस एविडेंस के बेसिस पर मैंने अपनी किताबों अपनी बुक्स में एंट्री की है वो एविडेंस मेरा क्या कहलाता है? वाउचर कहलाता है। सपोज कोई माल मैंने परचेज किया, परचेज का बिल है, उस परचेज के बिल के बेसिस पे मैंने अपनी किताबों में परचेज बुक की होगी, तो वो परचेज का बिल मेरे लिए क्या कहलाएगा? वाउचर। तो इट इज एन एविडेंस ऑफ ए बिजनेस ट्रांजेक्शन। एग्जाम्पल ऑफ वाउचर आर कैश मेमो, इनवॉइस और बिल, रिसीव डेबिट और क्रेडिट नोट एक्सेट्रा। वाउचर्स के जैसे कि आप एग्जांपल में देख भी सकते हैं, पेमेंट का वाउचर, कैश मेमो और एक इनवॉइस, ये हमारे वाउचर कहलाते हैं। अगली टर्मिनोलॉजी है गुड्स। गुड्स क्या होता है? तो आपका कोई फार्मास्यूटिकल या FMCG का कारोबार है, अगर आप फार्मा का मेडिकल शॉप है आपके पास, तो जो उसके ऊपर उस दुकान मेडिकल के अंदर आप मेडिसिन बेच रहे हैं, तो मेडिसिन आपके लिए क्या हुई? गुड्स हुई। और आपका FMCG का कारोबार है तो आप जो सोप या टाइड या शैम्पूज वगैरह जो बेच रहे हैं आप, वो आपके लिए क्या हुआ? गुड्स हुआ। तो जिस माल की आप डीलिंग कर रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर, वो आपके लिए बिजनेस में गुड्स कहलाता है। गुड्स रेफर्स टू आइटम forming part of stock in trade of an enterprises which are purchased। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो परचेज करेंगे, या अगर खुद से बना के बेचें तो आप मैन्युफैक्चर करेंगे। तो मीन्स forming part of stock in trade of an enterprises which are purchased or manufactured with a purpose of selling. In other words, they refers to the product in which an enterprise is dealing called goods. अगली टर्मिनोलॉजी है स्टॉक और इन्वेंट्री। अब जिस माल में आप डीलिंग कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर डेट पर जो आपके पास एक्यूमुलेटेड क्वांटिटी होती है उसको हम स्टॉक या इन्वेंट्री बोलते हैं। सपोज 31 मार्च को आपके पास 1 लाख रुपए का माल बचा हुआ था, तो उस 1 लाख रुपए के मंथ के एंड में वो क्या बोलूंगा कि मेरे पास 1 लाख रुपए की इन्वेंट्री है, स्टॉक। स्टॉक इज द टेंजिबल प्रॉपर्टी held by an enterprises for the purpose of sale in ordinary course of business or for the purpose of using it in the production of goods meant for sale or services to be rendered. स्टॉक में भी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। इसके अलावा स्टॉक को हम ऐसे भी कैटेगराइज कर सकते हैं कि स्टॉक मेरा रॉ मटेरियल के फॉर्म में है, WIP के फॉर्म में है या फिनिश गुड्स के फॉर्म में है। तो रॉ मटेरियल क्या होता है मेरा? रॉ मटेरियल सपोज कोई मैं फिनिश गुड्स बना के बेचता हूँ, फाइनल गुड्स बनाता हूँ, तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल परचेज किया जाता है उसका अगर मेरे पास मंथ ईयर पे या मंथ के एंड पे अगर उसकी कोई स्टॉक बचा हुआ तो मैं उसको क्या बोलूंगा? ये मेरा रॉ मटेरियल का स्टॉक। WIP क्या होता है? सपोज कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको 4 मशीनों से होकर गुजरना पड़ता है और साल के आखिर में यानी 31 मार्च में
वो केवल 2 ही मशीनों से होकर गुजरा हुआ था। अभी उस पे दो मशीनों का प्रोसेस होना बाकी था। क्योंकि अभी उस पर 2 मशीनों का प्रोसेस होना बाकी है, तो मेरा प्रोडक्ट क्या हुआ, सेमी फिनिश्ड हुआ अभी, यानी कि आधा ही फिनिश हुआ है। इसलिए उसको बोलते हैं कि ये मेरी सेमी फिनिश्ड स्टॉक की इन्वेंट्री है। अगर जो इन्वेंट्री मेरी कंप्लीट रूप से बन चुकी है, सारे प्रोसेस अप्लाई हो चुके हैं और ईयर एंड पे मेरे पास रखी हुई है, उसको मैं फिनिश गुड्स स्टॉक या इन्वेंट्री बोलता हूँ। अगली टर्मिनोलॉजी है प्रॉफिट। जैसे कि आप सभी जानते हैं प्रॉफिट होता क्या है। अगर मैंने सपोज 1 लाख रुपए का माल बेचा और उस 1 लाख रुपए का माल बेचने के लिए मैंने 80,000 रुपए खर्च किए। 80,000 रुपए मैंने कई रूप में खर्च किया कर सकता हूँ मैं, यानी कि जैसे कि 50,000 रुपए का मैंने माल खरीद लिया, 5,000 रुपए की मैंने लेबर को अपने पेमेंट कर दी और 5,000 का इलेक्ट्रिसिटी का बिल खर्च पेमेंट कर दिया। इस तरीके से मैं कई सारे खर्च कर सकता हूँ। सपोज जैसे कि अगर मैंने 1 लाख रुपए की सेल की और 80,000 रुपए के खर्चे किए, तो 20,000 रुपए मेरा क्या हुआ, मेरे व्यापार के लिए वो प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट इज सरप्लस, सरप्लस मीन्स ज्यादा ऑफ रेवेन्यू ऑफ ए बिजनेस। प्रॉफिट इज द सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ऑफ ए बिजनेस ओवर इट्स कॉस्ट। यानी कि रेवेन्यू अगर मेरी ज्यादा है कॉस्ट से, तो वो मेरा प्रॉफिट कहलाता है। प्रॉफिट भी मेरे 2 तरीके के होते हैं, एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट, एक होता है नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट होता है जब आप अपनी रेवेन्यू यानी सेल में से डायरेक्ट कॉस्ट को माइनस करते हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है। और अगर सेल में से हम सारे खर्चे यानी कि डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट या टैक्सेशन किसी भी नेचर का खर्चा हम जब माइनस कर देते हैं, तो उसको हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं। तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स रेवेन्यू और द प्रोसीड्स ऑफ गुड्स सोल्ड एंड और सर्विस रेंडर्ड ओवर इट्स डायरेक्ट कॉस्ट। यानी कि डायरेक्ट कॉस्ट माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। नेट प्रॉफिट क्या होता है? नेट प्रॉफिट इज द प्रॉफिट मेड आफ्टर अलाउइंग फॉर ऑल एक्सपेंसेस। यानी कि सारे खर्चे जब माइनस कर देंगे हम, तो वो मेरा कहलाता है नेट प्रॉफिट। अगर मेरे खर्चे मेरी रेवेन्यू से ज्यादा है, सपोज मैंने खर्चे तो किए, सॉरी रेवेन्यू तो कमाया 1 लाख रुपए और खर्चे किए 1,20,000 रुपए के लिए, तो इस केस में मेरे खर्चे ज्यादा है। तो अगर मेरे खर्चे ज्यादा है तो मेरे को नेट क्या होगा, लॉस होगा 20,000 रुपए का। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन केस एक्सपेंसेस आर मोर देन द रेवेन्यू इट इज नेट। अगली टर्मिनोलॉजी लॉस। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि अगर मेरे खर्चे मेरी रेवेन्यू से ज्यादा हैं, तो उस केस में मेरे बिजनेस में लॉस होगा। तो लॉस इज द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इट्स रिलेटेड रेवेन्यूज which may be arise from the normal business activities. It decreases the owner's equity. It also refers to the money or money worth lost against which an enterprise receives no benefit. Also arises from event of non-recurring nature. एक होता है recurring nature, यानी कि जो मेरे नॉर्मल बिजनेस है उस कारोबार में जो मेरे को लॉस होता है वो recurring लॉस होता है। नॉन रेकरिंग होता है जो मेरे को कभी कभी लॉस होता है, यानी कि जिस चीज का मैं व्यापार ही नहीं करता और उसकी वजह से मेरे को लॉस होता है, उसको मैं नॉन रेकरिंग नेचर का लॉस बोल दूंगा। जैसे कि लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, क्योंकि सेल करना फिक्स असेट्स को मेरा नॉर्मल कारोबार नहीं है, इसलिए मैं इसको नॉन रेकरिंग नेचर का लॉस बोलूंगा। अगली टर्मिनोलॉजी है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस आप जैसे कि सपोज आप कोई भी खर्चा करते हैं अपने बिजनेस के लिए, चाहे वो माल खरीद रहे हो या किसी एम्प्लॉय की सैलरी दे रहे हो या इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहे हो या टैक्स जमा कर रहे हो, किसी भी नेचर का आपको जो पेमेंट कर रहे हो, वो मेरे व्यापार के लिए एक्सपेंसेस कहलाता है। An expenses is the amount spent in order to produce and sale of goods and services which produce the revenue। यानी कि ऐसे आइटम से रिलेटेड जो खर्चा करना जो मेरे व्यापार में रेवेन्यू जनरेट करके देगा, वो मेरा एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव इज द कॉस्ट ऑफ द यूज ऑफ थिंग्स और सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू। एक्सपेंसिव इज द पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर which has been consumed during the current accounting period। लाइन का क्या मतलब होता है? इस लाइन का मतलब होता है एक्सपेंडिचर का जो पार्ट होता है उसको हम एक्सपेंसेस बोलते हैं। अब एक्सपेंडिचर क्या होता है?
एक्सपेंडिचर वो होता है जो कि मेरे बड़े नेचर के खर्च होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ मेरा, अगर कोई मशीन मैंने परचेज की तो वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। अब मशीन मैंने परचेज की, उस पर मेरे को डेप्रिसिएशन भी लगाना है, तो जो डेप्रिसिएशन मैं अपने P&L में चार्ज करूंगा मेरा एक्सपेंसेस हुआ। अब एक्सपेंसेस पार्ट किसका है? एक्सपेंडिचर का। डेप्रिसिएशन में क्यों लगाता हूँ? क्योंकि मशीन उतने पीरियड के लिए यूज हो चुकी है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है एक्सपेंसेस is that part of expenditure, यानी कि part of machine which has been consumed during the current accounting period. Examples of expenses are payment of salary, wages, rent, etc. अगली टर्मिनोलॉजी है अपनी एक्सपेंडिचर. An expenditure is the amount spent or liability incurred for the value received. An expenditure is a payment for a benefit received. एक्सपेंडिचर मेरे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. पहले हम बात करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो खर्चे मुझे 12 महीने से ज्यादा बेनिफिट प्रदान करेंगे, मेरे बिजनेस को 12 महीने से ज्यादा बेनिफिट देंगे, उस खर्चों को मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलूंगा. और जो खर्चे केवल 1 साल के अंदर अंदर मेरे को बेनिफिट प्रदान करके खत्म हो जाएंगे, जैसे कि किसी एम्प्लॉय की सैलरी, वो मेरे पास यहाँ काम करेगा 1 साल तक और उसके बदले मैंने उसको सैलरी दे दी, अगर वो 1 साल के बाद मेरे यहाँ से छोड़ गया तो फिर तो वो मेरे को बेनिफिट देगा ही नहीं. तो इसलिए एम्प्लॉय की सैलरी मेरे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होती है. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आर द एक्सपेंडिचर विच प्रोवाइड बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर. जैसे कि अब हम देखेंगे, इट इज द अमाउंट स्पेंट इन परचेजिंग assets क्योंकि मेरे को मोर देन 1 ईयर के लिए बेनिफिट देती है. परचेजिंग assets which will give benefit over more than 1 accounting period, यानी कि 1 साल, 1 अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा बेनिफिट दे रही है वो मेरे को. It means expenditure incurred to acquire fixed assets or its improvement, यानी कि फिक्स असेट्स को परचेज करने के लिए खर्चे या उसकी इंप्रूवमेंट के लिए, ताकि उससे उसकी मशीन की एफिशिएंसी बढ़ जाए, वो जो खर्चे हैं वो मेरे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं. Capital expenditure is debited to particular assets account. They appear at the asset side of the balance sheet. अगली टर्मिनोलॉजी है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ये वही खर्चे जैसे कि मैंने आपको बताया कि 12 महीने के अंदर बेनिफिट देके खत्म हो जाते हैं. It is the amount spent to purchase goods and services that are consumed during the accounting period. जैसे कि मैंने बताया ये during the accounting period कंज्यूम होके खत्म हो जाते हैं, इसलिए उनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं. It is the shown in the debit side of the profit and loss account. कैपिटल एक्सपेंडिचर मेरे कहाँ डेबिट होते हैं? असेट्स में मैं डेबिट करता हूँ, यानी कि जो मेरी असेट्स है उसमें मैं अपने असेट मेरे एक डेबिट साइड में होती है बैलेंस शीट में, मैं उसी के अंदर उस खर्चों को डेबिट कर देता हूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर को. और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ डेबिट होते हैं? डेबिट होते हैं डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में. एग्जाम्पल क्या होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के? मेंटेनेंस ऑफ असेट्स, रेगुलर मेंटेनेंस, वेजेस दे रहे हैं अगर हम वर्कर को, यूटिलिटी एक्सपेंसेस जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहे हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस, रेंट पे कर रहे हैं, या डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज आल्सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अगली टर्मिनोलॉजी है मेरी रेवेन्यू. रेवेन्यू क्या होती है? रेवेन्यू मीन सेल ऑफ गुड्स, या कोई रेंट मिल रहा है जो कि प्रॉपर्टी मैंने लेट आउट की हुई है, या कमीशन मिल रहा है, उसको मैं रेवेन्यू बोलता हूँ. तो रेवेन्यू मीन्स रिसीट फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, रेंट और कमीशन एटसेट्रा. इट इज द ग्रोस इनफ्लो ऑफ कैश, रिसीवेबल और अदर कंसिडरेशन arising in the ordinary course of business activity from the sale of goods या rendering of services से, and used by other enterprises resources yielding interest. अगर मैंने एफडी की हुई है तो इंटरेस्ट की इनकम भी मेरे लिए रेवेन्यू हुई, या कोई रॉयल्टी मिल रही है मेरे को, या मैंने शेयर में इन्वेस्ट किया है तो मेरे को डिविडेंड मिल रहा है, तो मेरे सारे क्या हुए? रेवेन्यू कहलाते हैं. तो गाइस ये थे कुछ फाइनेंस की टर्मिनोलॉजी जो कि मेरा सेकंड पार्ट था. अगली वीडियो में भी हम कुछ और फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी के बारे में मैं डिस्कस करूंगा. तब तक के लिए बाय, थैंक यू.